रूस की बात कोई नहीं सुनता। व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में ये कहकर रूस की सैन्य आधुनिकीकरण परियोजना के जहरीले फल का पेड़ लगाया, जिसमें एक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल, एक हाइपरसोनिक ग्लाइडर और एक ड्रोन पनडुब्बी के ऊपर एक परमाणु हथियार, जिसे सुनामी के साथ तटीय शहरों में बाढ़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। चाहे वो नए हथियार हों, परमाणु युद्ध की धमकी हो या अवैध रूप से संप्रभु राज्यों पर आक्रमण करना हो, पुतिन की ध्यान आकर्षित करने की आदत है। वास्तव में ये उनकी सबसे सोची समझी रणनीतिक चाल है। महान शक्ति का दर्जा हासिल करने की लालसा का एक आदिम राष्ट्रवाद के साथ संयोजन जो जोनोफोबिया में पार हो गया है। पुतिन ने लगातार दूसरों को रूस का सम्मान करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है, हालांकि उन्हें डर रहा है कोई ऐसा करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। पुतिन उन लाखों नागरिकों के लिए किस तरह का रूस छोड़ेंगे जिनकी कीमत पर उन्होंने खुद को व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से समृद्ध किया है, जैसा कि यूक्रेन में उनका विनाशकारी युद्ध प्रदर्शित करता है। पुतिन की उपलब्धियां महानता के अलावा कुछ भी हैं। वो रूस को भू राजनीतिक रूप से कमज़ोर, आर्थिक रूप से चीनी ज़मींदार से थोड़ा अधिक उनके लोगों को संदेह और शत्रुता के भंवर में छोड़ देंगे। रूस के पास एक भारी परमाणु शस्त्रागार और अपने पड़ोसियों को मजबूर करने के लिए युद्ध के कानूनों की अवहेलना से थोड़ा अधिक है। ये याद रखने योग्य है कि पुतिन पहली बार 2000 में उत्साह नहीं बल्कि लोकप्रिय राहत की लहर पर सवार होकर सत्ता में आए। वर्षों से रूसियों ने ऐसे नेतृत्व विकल्पों को झेला था जो उन्हें प्रभावित करने में असफल रहे, फिर चाहे वो बोरिस येल्त्सिन हो, गेनेडी जुगानोवा हो या फिर व्लादिमीर झिरिनोस्की हो। इस बात में हैरत की कोई बात नहीं कि रूसियों ने बड़े उदासीन भाव से राष्ट्रपति के रूप में येल्त्सिन को चुना था, लेकिन कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों की दुष्ट योद्धाओं को रूस की प्रभावहीन संसद में उनके असंतोष के प्रतीक के रूप में चुना। अगस्त 1999 में येल्त्सिन ने पुतिन को गुमनामी से निकालकर प्रधानमंत्री बना दिया। येल्त्सिन के 31 दिसंबर को अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया तो तत्काल कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। पुतिन में लोकतंत्र और पूंजीवाद से मोहभंग वाली आबादी, जिसने इस दौरान आर्थिक झटके, बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार, चेचन्या में युद्ध, जीवन प्रत्याशा में गिरावट और कम होती आबादी को देखा, सापेक्षा युवा के रूप में एक बेहतर नेतृत्व नजर आया। इसके साथ आशावाद की भावना भी आई कि अब रूस के सामने एक बेहतर मुस्तकबिल होगा। सबसे पहले पुतिन ने कुछ प्रतिबद्धताएं की। रूस की महान शक्ति की छवि को बहाल करने की एक अस्पष्ट धारणा और भ्रष्टाचार को साफ करने का वादा। उनके कार्यकाल की शुरुआत में देश और विदेश के पंडितों ने पुतिन के बारे में अनुमान लगाया था। क्या उनका दागदार केजीबी अतीत, नियंत्रण और अंततः तानाशाही की उनकी प्राथमिकता का संकेत देता है? यह चीफ ऑफ स्टाफ से सेंट पीटर्सबर्ग अनातोली सोबचाक के सुधारवादी महापौर के रूप में उनकी भूमिका लोकतंत्र की तरफ इशारा करती है। बेशक पुतिन के चरित्र के बारे में कोई भी संदेह बहुत समय पहले ख़त्म कर दिया गया है। उनके उत्साही पश्चिमी समर्थकों की एक छोटी सी संख्या को छोड़कर ये याद रखने योग्य है कि पश्चिम ने न केवल पुतिन को कई मौक़ों पर संदेह का लाभ दिया है, बल्कि उन्हें एक संभावित सहयोगी के रूप में सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। जून 2001 में पुतिन से मुलाकात करते हुए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्पष्ट रूप से उनकी रूह को देखा और एक भरोसेमंद व्यक्ति को देखा। मॉस्को और नाटो सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए टोनी ब्लेयर ने 2002 में एक नई रूस उत्तरी अटलांटिक परिषद के लिए पुतिन के दृढ़ समर्थन के साथ कड़ी मेहनत की। इराक में युद्ध को लेकर उन रिश्तों में खटास आने के बाद पुतिन ने औपचारिक कानून और काले पीआर के साथ घरेलू स्वतंत्रता का उत्तरोत्तर दमन किया, मीडिया को एक प्रचार शाखा में ढाला, कुलीन वर्गों को कैद किया, यूक्रेन के खिलाफ गैस युद्ध शुरू किया, ऊर्जा उद्योग का पुनः राष्ट्रीयकरण किया, अपने वर्तमान अतिराष्ट्रवाद का पूर्वाभास किया। 2007 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जॉर्जिया के खिलाफ 5 दिवसीय युद्ध शुरू किया और पश्चिम को परमाणु विनाश की धमकी दी। इसके बावजूद बराक ओबामा ने 2009 और 2010 में क्रेमलिन के साथ संबंधों को
रीसेट करने का प्रयास किया। इसने रूसियों को ये मजाक करने का मौका दिया कि जब आप एक कंप्यूटर को रीसेट करते हैं तो आपने इसकी मेमोरी को नहीं मिटाया। इसलिए पुतिन के समाजीकरण के पश्चिमी प्रयासों को 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था। इसके बाद इसने सक्रिय रूप से पुतिन को नॉर्ड स्ट्रीम गैस परियोजना के माध्यम से यूरोप में रूसी ऊर्जा प्रभुत्व और इसके साथ आए रणनीतिक उत्तोलन का विस्तार करने के अवसर के साथ पुरस्कृत किया। वर्तमान में यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से भी कोई शुभ समाचार नहीं मिल रहा है। नुकसान और हार के संयोजन ने रूस के सैन्य अयोग्यता के पैमाने को नकारना कठिन बना दिया है। पहले यूक्रेनियन को नाजी और फिर शैतानवादी कहकर निंदा करने के बाद रूस के प्रचारक अब उन्हें बदसूरत कहने पर सिमट गए हैं। इसलिए तेजी से स्पष्ट हो गया है कि पुतिन केवल एक महान शक्ति नहीं बल्कि एक पूर्व आधुनिक शूद्र राज्य बनाने में सफल रहे हैं। अंततः पुतिन की अपने लोगों के लिए विरासत विकटता है, महानता नहीं। दुनिया के कई सबसे समृद्ध और स्वागत करने वाले देशों में रूसियों की अगली पीढ़ी अविश्वसनीय और अवांछित होगी। जो रह जाएंगे वो अलग थलग पड़ जाएंगे, तेजी से गरीब होंगे और अपनी नियति को आकार देने में असमर्थ होंगे। पुतिन और उनके लोगों ने दूसरों को जो कष्ट दिया है उसके लिए हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत हमें इसका शोक मनाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।